हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे प्रश्न का जवाब मैं आपको देने वाला हूं, ऐसी सावधानियां प्रिकॉशंस मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। ये खास तौर पे उन मामलों में जहां पर मैरिज को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3, 4, 5, 6 महीने, साल भर के अंदर अंदर ही मैरिज है, लेकिन पत्नी जा चुकी है। प्रयास चल रहे हैं कि किसी तरह से रिकनसाइल कर लिया जाए, किसी तरह से चीजें ठीक कर ली जाए। रिश्तेदार भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं। या फिर उन मामलों में जहां पर पत्नी ने मायके में जाकर आपके ऊपर डीवी का केस फाइल कर दिया, 125 का केस फाइल कर दिया और कुछ मामलों में 498 का केस भी फाइल ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन इसके बाद रिश्तेदारों के समझाने पर या कोर्ट में मीडिएशन के दौरान ऐसा कोई समझौता बन जाता है कि पत्नी कहती है मैं वापस जाने को तैयार हूं, और कहीं ना कहीं आप सोचते हो यार इतना सब चीजों में पढ़ने से बेहतर है कि साथ में रहने लगे। इस परिस्थिति पर पति के सामने उलझन ये होती है कि अब चीजों को समेटे कैसे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि मीडिएशन में या आउट ऑफ द मीडिएशन या कहीं से भी आपका रिकंसिलेशन का बन जाता है, पत्नी आने को तैयार है, आप उसको वापस लेने को तैयार हो, तो ऐसे में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। इन चीजों को जाने बगैर अगर आप आगे बढ़ते हो तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को समझते हैं। उससे पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आपको निरंतर इस चैनल पर मिलते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज, जब आपके बीच में ऐसा रिकंसिलिएशन होता है तो एक समझौता बनता है। अब कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक समझौता बनवाऊंगा, उसमें लिखवा लूंगा पत्नी से कि उसने झूठे केस दर्ज कराए थे और उसके बाद वापस रखूंगा। ऐसा कोई भी लिख के नहीं देने वाला है, क्योंकि पत्नी के साथ भी उसका एडवोकेट खड़ा है। तो ये चीज तो होती नहीं है कभी, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, इसको बाहर निकाल दो, ऐसा कभी नहीं होगा। समझौता बनता है तो बिल्कुल कॉमन सा बनता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में समझौता हो चुका है, दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियां थी जिसके तहत जो है केसेस दर्ज हो गए, अब दोनों साथ में रहना चाहते हैं, भविष्य में अच्छे से रहेंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि बातें कॉमन और जनरल समझौते में लिखी जाती। अब आप लोग क्या करो, ऐसा एक समझौता तैयार करवा लो जिसपे प्रॉपर नोटरी हो, सब बढ़िया तरीके से कंप्लीट फॉर्मेट में एक समझौता तैयार करवा। अब मान लेते हैं आपके ऊपर सारे केस चल रहे हैं, 125 भी चल रहा है, डीवी भी चल रहा है, 498 भी चल रहा है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आपको समझौता तैयार करवाना है, आउट ऑफ द कोर्ट नोटराइज्ड समझौता। सेकंड, जितने भी आपके केस चल रहे हैं, चाहे डाइवोर्स का है चाहे कोई सा और, हर एक केस में वो समझौता फाइल होगा जिस समझौते पर दोनों पक्षकारों के सिग्नेचर हैं। और उसके साथ में जितने कंप्लेंट केस हैं, डाइवोर्स, 125, डीवी, यानी कि 498 को छोड़ के बाकी सारे कंप्लेंट केस ही होते हैं, उन सब में आप एक विड्रॉल एप्लीकेशन लगवाएंगे वाइफ की तरफ से, जिसपे आप नो ऑब्जेक्शन करेंगे और समझौते की कॉपी भी लगेगी। यानी कि कहने का मतलब है, पहला स्टेप हो गया समझौता बनाओ, दूसरा स्टेप हो गया उस समझौते की कॉपी को प्रत्येक केस में दाखिल करो, तीसरा स्टेप हो गया कि उस समझौते के आधार पर जितने भी कंप्लेंट केस हैं, डीवी, डाइवोर्स, 125 या और कोई चाइल्ड कस्टडी या कुछ और, उन सबको वाइफ वापस लेके एक विड्रॉल एप्लीकेशन लगा के और आप उस पर नो ऑब्जेक्शन लिखेंगे। अब दोस्तों, अगला स्टेप है 498 को लेके, बिकॉज 498 अधिकतर स्टेट केस होता है। तो ऐसे में स्टेट केस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक विड्रॉल एप्लीकेशन लगाए समझौते के साथ और वो विड्रॉ हो जाए। अब या तो अगर वो वाइफ की गवाही की स्टेज पे है तो उसे हॉस्टाइल विटनेस देना पड़ेगा कि मैंने कहने सुनने में आके केस दर्ज कराया था, और ऐसे ही सेम विटनेस उसके माता पिता को भी देना पड़ेगा और वो केस लोअर कोर्ट से ही खत्म हो जाएगा। या फिर आप हाई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज के बेस पे उस 498 की क्वेश्चन भी फाइल कर सकते हो। क्वेश्चन दोनों की तरफ से फाइल होगी, कंपाउंडिंग के बेस पे कंपाउंडिंग एप्लीकेशन बनेगी, इस पे दोनों पक्षकारों के साइन होंगे और 498 भी खत्म करा लो। इसके बाद आप रहना शुरू करो। अब अगला पॉइंट, जब आप रहना शुरू करो और पहले ये बात वाइफ और उसके परिवार वालों को बता दो कि आप और वाइफ अलग रहेंगे, माता पिता या किसी भी और रिश्तेदार के साथ आप नहीं रहेंगे, अलग से रेंट पे रूम लो और वाइफ को वहां पर रखो। और इस बात को जो समझौता आपने दाखिल किया है उसमें भी जरूर लिखो कि हम अब से अलग रहेंगे, ताकि फ्यूचर में आपके माँ बाप रिश्तेदारों को दोबारा से फंसाने के चांसेस ना रहें। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसको लेकर के आ रहे हैं उससे पहले आप पुलिस को भी सूचना दे दें, यानी पुलिस को भी लिख दें कि ऐसे ऐसे विवाद चल रहा था, अब हमारा रिकंसिलेशन हो गया, वाइफ को लेकर के आ रहा हूं, इन्फॉर्मेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूं, और वो समझौते नामे की कॉपी भी अटैच कर दें उस ईमेल पे, या अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं तो उसमें भी लगा दें। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब आप उसको घर में लेके आओ उससे पहले घर में आपके सीसीटीवी होना बहुत ही जरूरी है। और रेंट का भी अगर रूम है तो बैटरी वाले सीसीटीवी भी आते हैं जिसमें एसडी कार्ड लगता है, वो आप लगवा सकते हैं, बिना सीसीटीवी के आपको नहीं लाना है। अब दोस्तों, कुछ कंडीशन मैंने आपको ऐसी बताई जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब ये सारी वो पॉइंट्स हैं जिनमें से किसी एक सिंगल पॉइंट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, करेंगे तो मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए
एटलीस्ट मिनिमम, वैसे तो बहुत चीजें हो सकती हैं बट ये मिनिमम है, इतना तो उनका यस लेना है। अगर वो इन चीजों के लिए एग्री करते हैं तो आप रिकंसिलेशन के बारे में सोच सकते हैं। इनमें से अगर वो किसी चीज को डिनाई कर देते हैं कि हम तो समझौता लिख के नहीं देंगे, या हम समझौते में ये नहीं लिखेंगे कि हम अलग रहेंगे पति के साथ, हमें तो माँ बाप के साथ ही रहना है, इस तरह की बातें अगर आती हैं तो रिकंसिलेशन का कोई भी मतलब नहीं है। मींस आपकी ये जो बेसिक कंडीशंस मैंने बताई इनमें से किसी को भी वो डिनाई करते हैं तो आप रिकंसिलेशन के लिए सीधा सीधा नो कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको रिस्क रहेगा। तो दोस्तों ये सारे प्रिकॉशन भी दिमाग में रख के चलते हो तो बहुत हद तक आप खुद को सेव कर लोगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों के काम आएगी, इसे आगे भी शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी अवेयरनेस आ सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।